नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत तत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। अमित शाह साहब इस समय पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, और डेरा क्यों नहीं डालेंगे भाई? जाहिर सी बात है कि इलेक्शन होने और ममता बनर्जी से चुनाव लड़ना है तो डेरा डालना पड़ेगा। अब वो दो दो दिन, तीन तीन दिन के प्रवास पर पश्चिम बंगाल में उतारू हो गए। उधर बीएल संतोष तो इसको अलग ही टाइप का यज्ञ बता रहे हैं, कोई इलेक्शन नहीं, वो यज्ञ टाइप का कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा यज्ञ है जिसको लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें जीतना बहुत जरूरी है, ये ना जीते तो फिर भारत में लोकतंत्र खत्म, जैसा बीएल संतोष साहब बता रहे। खैर, इन सबके बीच में अमित शाह साहब ने एक बड़ी मजेदार बात पश्चिम बंगाल में कही है सर। बहुत मजेदार बात है, मैं चाहता हूं जरा दर्शक भी एक बार सुन लें, फिर मैं आपके पास आऊं। सुनवाइए जरा, अमित शाह साहब की बात सुनवाइए। इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। तो अमित शाह साहब सर ये बता रहे हैं कि 127% ज्यादा था। अब आप जो है, अब पश्चिम बंगाल के लोग 73 रुपए कमा रहे हैं, इसका हिसाब ममता बनर्जी को देना होगा। सर, अमित शाह साहब इन सब चीजों के लिए वैसे जाने भी जाते हैं। वो कभी 12वीं के बाद इंटरमीडिएट पास करवाते हैं लोगों को, और अब वो 73 रुपए का हिसाब ममता बनर्जी से मांग रहे हैं। सर, ममता बनर्जी ये हिसाब दे पाएंगी? देना चाहिए उनको ये हिसाब, नहीं देना चाहिए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। मैं तो कुछ और सोच रहा था, आपने तो यहाँ पर छोड़ दी बात। मैं कुछ और सोच रहा था। 15 साल से ममता बनर्जी, उससे पहले लेफ्ट, उससे पहले कांग्रेस थी ना, वो तो 48 साल पहले की बात है, 72 से और 70 के बीच में। तो अमित शाह तो अनजाने में कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर गए। तो लेफ्ट उनका स्वर्ण एनिमी था, ठीक बात है, ममता के साथ उनको मुकाबला करना है। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए आप क्या है कि लेफ्ट और ममता से पहले वहां पर 100 की बजाय 127 की इनकम थी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बंगाल तब हर मामले में आगे था, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब बंगाल प्रगति कर रहा था। इसका तो यही मतलब हुआ, या कुछ और मतलब है, जितना मैं समझ पाया छोटी सी बुद्धि के साथ। तो आज अमित शाह जी ने लेफ्ट और उनको घेरने के चक्कर में, जो उनका स्वर्ण एनिमी है नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी, कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा कर दी। आपको ध्यान होगा 1972 से 77 के बीच में सिद्धार्थ शंकर राय आखिरी बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, ध्यान होगा ना आपको। और उस समय का ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट और ममता से पहले उनकी इनकम ज्यादा थी बंगाल की एज ए स्टेट, और उसके बाद लगातार गिरी। इसका जवाब देना होगा। तो फिर तो अगर ये पैरामीटर लगाए तो मोदी जी की सरकार तो बंगाल, अपने क्या नाम है, मध्य प्रदेश में बहुत साल से है, छत्तीसगढ़ में बहुत साल से है, हरियाणा में तीसरी टर्म है लगातार, तमाम राज्यों के अंदर है। एक बार उनके भी आंकड़े दे दे जरा कि इनकी सत्ता में आने से पहले तब वहां उन स्टेट्स की इनकम क्या थी पर कैपिटा, और इनके आने के बाद चाहिए दे दे एक बार हिसाब जरा। उनका तो बाद में मांग लेंगे, अभी कैंपेन शुरू होना है। लेकिन अमित शाह जी तो गृह मंत्री है देश के, उनके तो टिप्स में है सारी चीजें। 1 मिनट में नीति आयोग से या किसी को भी बोल के सारी चीज मंगा लेंगे। तो आज मुझे लगता है कि ये अनजाने में उनसे फोपा हो गया है कि जहां वो मतलब अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित तौर पर अपने तत्कालिक विरोधियों गिरते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रशंसा कर गए, और ये कह दिया कि भाई उस समय जबरदस्त प्रगति थी जब आय भी ज्यादा थी और सारी चीज थी। और भी तमाम चीजें अमित शाह जी ने कही, घुसपैठियों को लेकर के और को लेकर के, उसको लेकर के भी काफी वहां पर खिंचाई हो रही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज गृह मंत्री जी ने, तो उन्होंने जितने भी सवाल वापस जो बातचीत की घुसपैठियों को लेकर, इसको लेकर के, उसको लेकर भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अच्छा किया कि ये पकड़ा कि भाई इनकम वाला मामला, कि भाई ठीक है ममता बनर्जी के टाइम गिरी उसके, लेकिन बड़ी किसके टाइम में थी जिसका जिक्र कर रहे हैं अमित शाह जी, वो तो कांग्रेस का रिजीम था 77 तक। तो उसमें अगर लीड करी तो फिर तो कांग्रेस पार्टी का नाम ले देना चाहिए था उनको। तो नाम नहीं लिया लेकिन प्रशंसा कर दी। ऐसी चीज की कल्पना आप कम से कम मोदी और शाह से कांग्रेस पार्टी के मामले में, मैंने तो शायद पहली बार से, अनजाने में ही होगी, लेकिन उन्होंने उसको कहीं ना कहीं एंडोर्स कर दिया, उनके शासन की सफलता। लेकिन सर, अमित शाह साहब अनजाने में तो कुछ करते नहीं है बिना प्लानिंग के। वो तो बहुत तैयारी करते हैं। वो तो बीएससी में भी जो है इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, तो इस तरीके के तो उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, घुसपैठिए की जहां तक बात है सर, इस समय पश्चिम बंगाल की बात है, एसआईआर हो ही रहा है, और अमित शाह साहब जब मौजूद हैं तो घुसपैठिए के बिना तो बात होगी नहीं। घुसपैठियों को लेकर के जो चीजें चल रही है सर, एसआईआर और घुसपैठिए,
इसको हम इस वक्त क्या माने? जो घुसपैठियों का आंकड़ा है उसके लिहाज से कितने अहम मुद्दे के तौर पर हम उसको देखें? आंकड़ा बहुत शानदार है। अभी घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाने वाले जो पूरा सत्तारूढ़ दल है, आखिर वो इस घुसपैठिए का मुद्दा क्यों पकड़े हुए है, क्यों छोड़ना नहीं चाहता है, जबकि घुसपैठिए तो निकाल नहीं रहे? नहीं, राम प्रकाश जी, कहने में क्या हर्ज है? देखिए, भय बेचना है, झूठ बेचना है और भ्रम बेचना है, और उसके पीछे धर्म की चाशनी लगानी है। तो उसमें घुसपैठिया शब्द आपने बिहार के अंदर भी देखा होगा, झारखंड के अंदर भी लगातार चिल्लाते थे। यहाँ पे जो अपने क्या नाम, बंगाल के अंदर तो पहले दिन से ही है। एसआईआर के पीछे अगर आपको ध्यान हो, जो चुनाव आयोग का लॉजिक था, जिस तरीके से जिन हालात में एसआईआर की गई, उसका लॉजिक क्या था? कि घुसपैठियों को, विदेशियों को भारत की वोटर लिस्टों से बाहर निकालना है। बहुत अच्छी बात है, कौन चाहेगा कि कोई भी विदेशी भारत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए? लेकिन सवाल यह आया कि 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की एसआईआर करने के बाद वहां पर घुसपैठिए मिले कितने? ना तो चुनाव आयोग ने बताया, ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं बताया, ना माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, किसी ने भी नहीं बताया। तो मुझे और आपको कैसे पता लगेगा? सेम इज द केस इन असम, सेम इज द केस एवरीवेयर, झारखंड, अभी बाकी सब जगह भी। तो घुसपैठिए आप चिल्ला जरूर लेते हो, लेकिन सवाल यह है कि उसका अल्टीमेटली है क्या? इसके रिकॉर्ड पे भी मैं आऊंगा कि इनका घुसपैठिया निकालने का क्या रिकॉर्ड है, मैं आपको साल वाइज बताऊंगा सारे का सारा। लेकिन सवाल राम प्रकाश जी क्या है? उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद एक भी घुसपैठिए को घुसने नहीं दिया जाएगा। आपको ध्यान है, कल वो गुवाहाटी में थे और गुवाहाटी में भी उन्होंने सेम बात कही थी। बात उनकी सरकार ऑलरेडी है। बेसिकली क्या है कि पहले ईमानदार मंत्री, मुझे लगता है अमित शाह जी, जो बार बार ये स्वीकार करते हैं कि घुसपैठियों के मामले में इनडायरेक्टली उनकी नाकामी है, क्योंकि गृह मंत्री तो भाई साहब वही है, रक्षा मंत्री भी उनका है, जहां बीएसएफ है वहां भी उनकी जिम्मेदारी है केंद्र की, और जहां पर सरकार है वहां भी उनकी। स्टेट की जिम्मेदारी कैसे हुई घुसपैठिए की? पहली बात। दूसरा जो सवाल उठा वह बंगाल के अंदर, जैसे ही उन्होंने ये बात कही, सीधा सीधा सवाल बंगाल जो उठा रहा है वो ये है कि घुसपैठिए 200 किलोमीटर से भी ज्यादा भारत के अंदर घुस करके पहलगांव में 36 भारतीयों की हत्या करके चले गए। उसके बाद घुसपैठिए दिल्ली के अंदर पहुंचे पहली बार, और शहर के बीचों बीच धमाका कर 15 लोगों को मार डाला। दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा जिस तरीके से विस्फोट हुआ। शाह की पार्टी खुद बार बार यह दावा करती है कि असम और त्रिपुरा में घुसपैठिए हैं, जबकि दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है, पता है आपको, डबल इंजन की सरकार है। और जिन सीमाओं से घुसपैठिए घुसते हैं वो तो सीधे सीधे अमित शाह जी के कंट्रोल में है या नहीं? तो फिर अमित शाह जी कैसे, मतलब ये बार बार घुसपैठिए की बात? कोई भी मंत्री हमेशा दूसरे की नाकामी पे तो चुनाव लड़ता है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि अपनी नाकामी पर भाई सीधे सीधे जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, अगर घुसपैठिए नहीं है तो तो। सर, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है तो उसके सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भाजपा की कहां बन गई? झारखंड में उनकी सरकार नहीं है तो उसकी सीमाओं की रक्षा वो क्यों करेंगे? जिस प्रदेश की कोई सीमा किसी गैर देश से नहीं लगती है, उसकी उसमें भी घुसपैठिए आते हैं, उसमें भी बांग्लादेशी आ जाते हैं। कहां से आते हैं? ये तो फॉर्मूला खोजना चाहिए था, खोजना पड़ेगा, लेकिन खोजा नहीं 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 जाता है, मुद्दा बनाया नहीं नहीं, जाता है। ये भाजपा का प्रचार लोक है, इस पे आप ज्यादा गंभीरता से मत सोचा कीजिए। भाजपा का स्वप्न लोक एक है, प्रचार लोक एक है, और धरातल पे कुछ और है। क्या सीधे सीधे दो सवालों के जवाब अपने गृह मंत्री जी दे सकते हैं क्या? कि 30 मई 2019 को वो गृह मंत्री बने थे, उसके बाद आज तक भारत में कितने घुसपैठिए आए, क्या बता सकते हैं गृह मंत्री जी? ये तो होगा ना उनके पास डेटा, और नहीं होगा तो होना चाहिए। हम तो यही मानेंगे एक देश के नागरिक के तौर पर। और शाह के होते हुए उनकी निगरानी में ये घुसपैठिए भारत में आ कैसे गए, सवाल ये है। अब आप कह रहे हो कि घुसपैठिए निकाल देंगे, एक भी घुसपैठिया पर नहीं मार पाएगा, यही कहा, वो खबर दिखाइएगा। थोड़ा सा रिकॉर्ड बताता हूं राम प्रकाश जी, थोड़ा सा दिखाइएगा दर्शकों को, मैंने चार्ट भी भेजा आपको। 2005 से लेकर के 2014 तक दिल्ली के अंदर यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनको ये कथित तौर पर कमजोर सरकार कहते हैं। जरा आंकड़ा सुनिएगा। 2005 में 14,916, 6 में 13,692, 7 में 12,135, 8 में 12,625, 9 में 10,602, 10 में 6,761, 11 में 6,537, 12 में 6,537, 13 के अंदर 5,234, और 14 जब तक यूपीए रही 989। ये घुसपैठिए निकाले गए देश से, बांग्लादेशी। ठीक, उसके बाद आती है सर्वशक्तिशाली सरकार मोदी जी की। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। 2015 में निकले कुल 474, ठीक, 16 में निकले 308, 17 में निकले 51, 18 में निकले 445,
2019 में निकले 299। और आप अब तैयार हो जाइए जरा, कान थोड़ा सा खोल करके, 2020 से 2025 में कुल निकले 5423। 5423 5 साल के अंदर, जो रिसेंट 5 साल है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमजोर सरकार अकेले 2005 में 14,916 निकाले थे 1 साल के अंदर। ये है घुसपैठियों का ट्रैक रिकॉर्ड। अब दे दीजिए जवाब, देंगे अमित शाह जी। और ये जो मैं फिगर्स बता रहा हूं, ये मेरे और राम प्रकाश राय के फिगर्स नहीं है, ये संसद के अंदर गृह राज्य मंत्री का सवाल का जवाब है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो ये कह रहे हैं जिनके राज में घुसपैठिए आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ, जहां भी जाते हैं घुसपैठियों की बात करते हैं, तो इन्हीं के शासन में आए ना, या कहीं और से आए। और पहले से जो एग्जिस्टिंग थे उनको निकाला क्यों नहीं? उनका रिकॉर्ड मैंने बता दिया आपको। तो उसके बाद कहने को क्या बचता है? तो घुसपैठिए को आप कोई शब्द मत मानिए, घुसपैठिया एक भय का प्रतीक है, ठीक? पॉपुलर परसेप्शन में डाल करके लोगों के अंदर भय और भ्रम फैलाना है, और उसके बाद हिंदुत्व की चाशनी चढ़ा दी जाएगी, धर्म खतरे में, ये फला, ये दिखला, बांग्लादेश के अंदर ये हो गया, फला हो गया, अपने यहां क्या हो रहा है वो नहीं, वहां ये हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ये चुनाव लड़ने का एक पैटर्न है, और इसको भी थोड़ा सा और बारीकी से देखिए, खोल के देखिए इसको। ये जो नैरेटिव है ना राम प्रकाश जी, ये केवल पर से है, परसेप्शन के लिए, अखबारों के लिए, मेरे आपके लिए, और भाजपाई जो ये प्रचार तंत्र है उसके लिए। एक पार्ट ये चुनाव का, और दूसरा पार्ट वो है जिसको बहुत सक्सेसफुली मैनिपुलेट करने में कौन लगे हुए? आपके मित्र ज्ञानेश गुप्ता, जिनको आप मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हो। फ्रंट ओपनर वो है, सारा खेल वो कर रहे हैं, एसआईआर के नाम पर कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के जो अनुमानित डेटा है वो नहीं हो पा रहा, उसको लेकर के भाजपा की जो वेस्ट बंगाल यूनिट है वो चिंतित है, भाजपा की जो यूपी की यूनिट है वो चिंतित है, इतने बड़े पैमाने पे वहां पे वोट कट गए। लेकिन असली खेल वहां पे हो रहा है, डेटा मैनिपुलेशन का, जिस तरीके से वोट हटाना, मैपिंग करना, ये करना, कभी डिडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट कर देना कि हमने तो पिछले 2 साल से किया ही नहीं, अब धीरे से फिर 11 राज्यों में लागू कर दिया। उस खेल को समझिए। तो भाजपा का जो चुनाव प्रचार है, आप ये समझ लीजिए कि अमित शाह जी यहाँ पर 2 दिन से हैं, वो किस लिए है? पूरी रणनीति ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए पेपर के ऊपर। तो वो लोगों को दिखेगा कि अमित शाह जी ने कमान संभाल ली, चार्ज संभाल लिया, सारे पोमेरियन जुट जाएंगे इस काम में कि अमित शाह आगे हैं, और अब ये वो एक एनवायरमेंट बिल्डिंग का फेज, माहौल हाइप क्रिएट करना। और उसकी आड़ के अंदर जो दूसरा कार्यक्रम कौन कर रहा है? ज्ञानेश गुप्ता जी, वो उस कार्यक्रम में लगे हुए। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। वो जो नहीं तो कार्यक्रम चलेगा, जैसे बिहार में हमने देखा था, अमित शाह ने जब मोर्चा संभाला तो लिफ्ट के कैमरे जो है वो कागज से और कपड़ों से ढक दिए गए, फिर कौन कहाँ आया, कौन कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला। विपक्ष ने उस पर खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। चुनाव आयोग खामोश रहा बिल्कुल। अब क्या वही माहौल पश्चिम बंगाल में भी बनाने की कोशिश हो रही है? लेकिन यहाँ तो चलिए सत्ता में थी भाजपा, सहयोग सही सही, वहां तो ममता बनर्जी की सत्ता है। नहीं राम प्रकाश जी, एक बेसिक अंतर आपको और देखना पड़ेगा। गृह मंत्री तो गृह मंत्री हैं, वो चाहे तो लिफ्ट के कैमरे बंद करा दे, कुछ भी करा दे, होटल भी बंद करा दे, भाई ऑल पावरफुल होम मिनिस्टर। लेकिन एक बेसिक अंतर आपको देखना पड़ेगा कि एक थे जो वहां के जो चुनाव था बिहार के अंदर, वहां पे तेजस्वी यादव के अंदर वो एक्सपीरियंस, वो सीनियरिटी, वो सब चीजें, वो उतने घाघ नहीं है। ममता बनर्जी इनकी एलआई भी रही है, ममता बनर्जी कांग्रेस में भी रही है, ममता बनर्जी कामरेडों से भी लड़ी है सिंगल हैंडेडली। तो वो वन मैन आर्मी है नंबर 1। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक जो बेसिक अंतर है ना, कि वो एक है जो अमित शाह जो प्लेयर है ना, अमित शाह चैंपियन है डबल इंजन सरकारों के। जहां सिंगल इंजन है, जहां स्टेट के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, वहां उनको दिक्कत आ सकती है। और उसकी पूरी पूरी संभावना सबसे ज्यादा कहां पे है? वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। जिस तरीके की फॉर्मिडेबल चुनौती ममता बनर्जी हर स्टेप पे दे रही है। अब देखिए, कल से अमित शाह जी हैं, उनके हर कदम पे पूरी तृणमूल, अमित शाह जी के ऊपर पूरी तृणमूल किस तरीके से हमलावर है, वो डरना जानते ही नहीं। ग्रास रूट से लेकर के टॉप लीडर तक हर आदमी अमित शाह के ऊपर हमलावर है। इसी तरीके से हर आदमी चुनाव आयोग के खेल पर हमलावर है, एसआईआर पर हमलावर है, हर छोटे से छोटे बिंदु पर हमलावर है, और इनका जो सांप्रदायिक खेल है उसके लेकर भी हमलावर है। तो वहां पर ममता बनर्जी बेशक ना केवल सत्ता में है, बल्कि उनका जो फाइटिंग फोर्स है वो बहुत ही फॉर्मिडेबल है, वहां पे बहुत फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स है। वैसे में जो अमित शाह जी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो परमानेंट मीडिया कर ही देगा, अमित शाह आ गए हैं, अमित शाह ये करेंगे, वो करेंगे। अब आपको मीडिया में और कुछ नहीं दिखेगा उसके अलावा। लेकिन हकीकत क्या है, जब तथ्यों पे जाएंगे, घुसपैठियों की बात करेंगे, डिलीवरी की बात करेंगे,
जैसे आपने ओपनिंग में वीडियो दिखाया, सारी बात खुद ही आ गई सामने कि भाई कॉमरेड लेफ्ट से पहले और ममता से पहले वहां की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 127% थी देश की तुलना में। तो अब होना ये चाहिए कि जब मोदी जी की जहां डबल ट्रिपल इंजन सरकार है, गुजरात में तो पता नहीं कितने इंजन है, उनका भी बता दो जरा एक बार कि इनके आने के बाद वो घटी है कि बढ़ी है, क्या प्रोपोर्शन है, और कांग्रेस के समय में क्या था या जो भी विरोधी था उसके में क्या था। तो ये केवल नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, एक फ्रंट उसके तौर पे। बाकी जो सो कॉल्ड रणनीतिक खेल है, वो डेटा मैनिपुलेशन वाला कार्यक्रम किसी और के पास है, जो पूरी निरपेक्षता के साथ इस काम पे लगा हुआ। उसी ने बिहार में किया था, वही बाकी राज्यों में कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप सोचिए, हिम्मत हिम्मत देखिए, चुनाव लड़ने की इनकी मशीन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग का वकील ये कहता है कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी और हम उसको यूज नहीं कर रहे। कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में? और 2 दिन पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने क्या बताया कि चुपके से 11 राज्यों के अंदर लागू कर दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट को भी बरगला सकते हैं, किस लिए? केवल एक राजनीतिक दल की सत्ता कायम करने के लिए। इस खेल को समझना पड़ेगा। तो यहां असली चाणक्य कौन है, वो भी दर्शकों को देखना चाहिए, वो भी लोगों को सोचना चाहिए कि किसकी आड़ में क्या खेल किया जाता है, वो जानने का अब समय आ गया है। नहीं तो जब एसआईआर सर हो ही रहा है, और एसआईआर अगर हो जा रहा, भाई जाहिर सी बात है कि एसआईआर हो जाएगा। अब एसआईआर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये घुसपैठिया मुद्दा रह जाएगा क्या? क्योंकि उसके बाद क्या निकालेंगे? एसआईआर हो गया, घुसपैठिए निकल गए, लेकिन चुनाव के पहले जब निकल गए, बिहार में तो चलिए चुनाव तक सब खींच खांच के चला, पश्चिम बंगाल में अगर पहले ही सब क्लियर हो जा रहा है तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या बताएंगे? वहां कहां से लाएंगे मुद्दे? राम प्रकाश जी, घुसपैठिया मुद्दा नहीं है, घुसपैठिया भय का भूत है, उसको रखना है कायम। आप पूछ लीजिए ना सवाल के, सर कितने घुसपैठिए, कोई बता देगा जवाब? सर उसको बाबा ज्ञानेश हटा तो रहे हैं, अगर वो कहाँ भूत हटा रहे? है तो बताया बाबा ज्ञानेश उसको बताया झाड़ नहीं। फूक तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो मुझे और आपको लग रहा है वो हमें बताने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए। बाबा ज्ञानेश अगर इतना होता तो बिहार का बता दो ना कि कितने निकले भाई, कितने विदेशी घुसपैठिए निकले। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड में एक बात कहना चाह रहा हूं आज दर्शकों को, मैंने शायद पहले भी शेयर की होगी। मैंने एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से 3 दिन पहले बात की। मैंने कहा, सर आपके पास तो सारी इंटरनल जानकारी होती है, बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए मिले? पता है क्या बताया उन्होंने? कि लगभग 500 का आंकड़ा आया था, जिसमें से 350 बांग्लादेशी हिंदू महिलाएं थी जिन्होंने भारत के लोगों से शादी कर ली इस तरफ, हमारी तरफ। तो वो तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर मैरिज वो तो हिंदू ही हो गए। ठीक, केवल और केवल 150 संदिग्ध बांग्लादेशी उस लिस्ट में मिले, जो मुझे एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया। 150 सो कॉल्ड विदेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए 8 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। ये काम कौन कर सकता है? और इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है राम प्रकाश जी? और इसके ऊपर कितना खर्चा आया होगा? कितना अमानवीय था वो कि सारा बिहार बाढ़ में डूबा पड़ा था और आप अपने कागज ढूंढते फिर रहे थे। कभी सोचा आपने ये बात? तो इनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। बिहार आप यहां करते रहिए घुसपैठिए। मैंने जो सवाल 2 पूछे गृह मंत्री जी से, उसका जवाब दे दे कोई कि भाई बंगाल के अंदर आपके 2019 के बाद 30 मई से लेकर अब तक कितने घुसपैठिए देश में हैं, जरा बता दीजिए। और जितने निकाले हैं वो मैंने बता दिया आपको, सारे बता दिए मैंने आपको, ईयर वाइज बता दिए। तो ये कह रहे हैं हमारे टाइम में परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो अभी तो केंद्र में आपका ही टाइम है भाई साहब, या किसी और का? राम प्रकाश राय यहां गृह मंत्री आप ही हैं, तो आप बता दीजिए वहां पे 2019 के बाद कितने आए और कितने सर तो निकाले? उनके अधीन तो केवल वही प्रदेश आते हैं ना जिनमें भाजपा शासन में है, बाकियों की सुरक्षा वो कहाँ कर पाएंगे? वहां तो राज्यों की जिम्मे होगी। भाई पश्चिम तो बंगाल में अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं तो वो राज्य जिम्मेदार होगा, वहां अमित शाह कैसे जिम्मेदार हो जाए? नहीं, क्यों ममता बनर्जी बॉर्डर बॉर्डर की फेंसिंग पे खड़ी हुई क्या लठ लेके? बॉर्डर की सेफ्टी का काम, सिक्योरिटी का काम अमित शाह का या ममता बनर्जी का है? केंद्र का वहां काम है बीएसएफ भाई, लग सब जाए, सीमाओं का। इसीलिए तो कह तो रहे हैं कि बीएस पश्चिम बंगाल में सरकार जरूरी है। राम प्रकाश जी, बीएसएफ रिपोर्ट्स टू होम मिनिस्टर, नॉट ममता बनर्जी। दो जवाब। ममता बनर्जी के यहाँ घुसपैठिए वहां तक पहुंचे कैसे, माननीय गृह मंत्री जी इसका जवाब दे दीजिए। पहलगाम तक कैसे पहुंचे थे उसका जवाब दे दीजिए। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा विस्फोट हो गया उसका जवाब दे दीजिए। चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आपको जो नैरेटिव बनाना है उसका भी आपका अधिकार है। लेकिन जो बेसिक सवाल है कि इन घुसपैठियों के भारत में आने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तो बता दीजिए। कितने घुसपैठिए हैं ये बता दीजिए, इतना तो बता ही सकते हैं। और आपने कितने निकाले? आपने कहा हमारे यहां परिंदा पर नहीं मार सकता, मुझे पता है। गृह मंत्री से मजबूत आदमी, प्रधानमंत्री से मजबूत आदमी दुनिया में ही कोई नहीं। मान लिया हमने इस बात को, संख्या तो बता दीजिए एक बार। और आपके रहते हुए वो आ कैसे जाते हैं ये बता दीजिए। पहलगाम के अंदर जब वो आए
घुसपैठिया जो भारतीयों को मारा जिस तरीके से पर्यटकों को, तो उस समय गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था? ममता बनर्जी थी क्या, या तेजस्वी यादव थे, या राहुल गांधी थे, या प्रियंका गांधी थी, या खड़गे थे? इसका तो जवाब दे दो भाई। पॉमेरियन चैनल राम प्रकाश जी सवाल नहीं पूछते, आम आदमी की मति मार दी गई है, तो मेरा और आपको तो ये धर्म है ना कि हम ये बेसिक सवाल पूछ लें कि अमित शाह जी आप बहुत मजबूत है, कोई समस्या नहीं, जबरदस्त है आप, लेकिन बीएसएफ का कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है, उसकी रिपोर्टिंग किसके पास, ये तो बता दीजिए। और घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तो बता ही देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। चलिए, ये तो जाती है सर। 18 घंटे काम करने वाले लोगों से अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो ये तो मुझे लगता है उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो भी पत्रकार ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अब शाह साहब से ऐसे, तो अब शाह साहब से हम ये भी सवाल लगे पूछने कि सर वो बिहार में एक यात्रा चल रही थी, उस दौरान नेपाल के रास्ते से 3 आतंकवादी आए थे, उनका स्केच जारी करवा दिया गया था। स्केच जारी होने के बाद भी वो आतंकवादी गायब हो गए, तो कैसे गायब हो गए, कौन उसका जिम्मेदार हो गया? आतंकवादी अगर घुस गए कहीं पे तो मुद्दा किसका हुआ? वो राज्य नहीं, सरकार का तो वैसे नहीं है, लेकिन अगर राहुल वो राहुल गांधी का रूट बदलवाना था ना, आप समझिए बात को। उस यात्रा को जरूर से ज्यादा ट्रैक्शन मिल रही थी, राहुल गांधी की सिक्योरिटी कड़ी करने के नाम पर आपने देखा नहीं क्या खेल हुआ, रूट बदल गया, सुरक्षा मजबूत कर दी, पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई, अपना काम चल गया, बढ़िया, यही करना था। तो कौन से आतंकवादी, कौन सा रूट, कौन सा उनके तो आधार कार्ड तक भाई साहब ऐसी ऐसी जानकारी दे रखी थी जो पकड़ने के बाद भी नहीं मिलती, वो तो मिले भी नहीं थे तब तक। और आज जो घुसपैठ पे कहा है ना, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही राम प्रकाश जी, मिस मत कीजिए आप, बड़ी ऐतिहासिक बात करते हैं अमित शाह जी। उन्होंने आज बंगाल की घुसपैठ पे क्या बोला कि बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगार बने? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बंगाल नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। इसे केवल राष्ट्रवादी सरकार यानी भाजपा की सरकार ही तय कर सकती है। भाई साहब, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, बॉर्डर्स उसी के पास है, तो ममता पनाहगार कैसे हो सकती है? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। दूसरा, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही हिंदुओं की स्थिति पे, क्योंकि असली बात तो वहीं पे आना है। हिंदुओं की स्थिति पे उन्होंने बड़ा कमाल किया। उन्होंने कहा अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा, बंगाल के हिंदुओं के दिल पर गंभीर घाव हो गया है, अब ममता सरकार के जाने का समय आ गया है, जनता भी चाहती है हम इस सांप्रदायिक सरकार को हटा दें। कौन किसको सांप्रदायिक कह रहा है, सोचिएगा। घाव, मरहम, बड़े बड़े शब्द, घुसपैठिए, तो अल्टीमेट जो टेम्परामेंट, जो चुनाव की जो वो बनेगी, वो सेम वही बन रही है, घुसपैठिया प्लस हिंदू प्लस वो सारा। थोड़े दिन में आ जाएगा जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां जो दलित हिंदू के साथ जो हो गया वहां पे, उस सारे को उठा करके और वो पूरे का पूरा ममता बनर्जी के द्वारे। लेकिन ममता बनर्जी इन चीजों के काबू आने वाली है नहीं, जो मुझे लग रहा है। ममता बनर्जी फाइटर है, अब तक लड़ती रही है, आगे भी लड़ती हुई दिखेंगे। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, मैं अमित शाह साहब से इतने सवाल नहीं पूछूंगा। अमित शाह साहब बहुत मेहनत करते हैं और निश्चित तौर पे उनकी जो जानकारी है बड़ी दुरुस्त है। अपने पढ़ाई के बारे में भी जो बताते हैं वो जानकारी भी बहुत दुरुस्त है, और आज तक जो बताते रहे घुसपैठियों को लेकर के। अगर अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो घुसपैठिए का मुद्दा अगले चुनाव में भी हम सुनेंगे, और नहीं आती है तब तो फिर मुद्दा ही यही रहेगा, वो तो तय है। जैसे झारखंड में रहा, जैसे बिहार में रहा, अगले चुनाव में भी हम घुसपैठिया सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे, अगली बार भी होगा कि आरजेडी घुसपैठियों का पनाह को जो है वो पनाह दे रही थी और उनको वोटर बनवा रही है, ये है कर रही है, वो कर रही है, वो सब करती रहेगी, हम सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।